हेलो स्टूडेंट, मैं दयानंद आपको आज कक्षा 11 का की स्टार्टिंग से शुरुआत से अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा कि बही खाता क्या चीज़ होती है, हमारे पास अकाउंटेंसी बुक कीपिंग क्या चीज़ होती है और किस प्रकार उसको आप शुरुआत करें। क्योंकि अब क्या होता है कि 11th में बच्चे नए आते हैं सारे, उनको इसके बारे में नहीं पता होता बिल्कुल भी। तो नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो मैं उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। उसमें क्या वर्ड यूज़ होते हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं आपकी, उनका क्या यूज़ है हमारे पास, कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे उनको और किस प्रकार वो हम यूज़ कर पाएंगे वहाँ पे। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ उसकी। तो पहला देखो हमारे पास मैंने इसकी शुरुआत की, हमारे पास ये बुक का नाम है आपका बही खाता एवं लेखा शास्त्र। तो बही खाता हमारे पास है, हमारे पास बुक कीपिंग, लेखा शास्त्र कहते हैं हमारे अकाउंटेंसी को। मतलब आप किसी भी बुक को हमारे पास जब कोई काम करते हैं हमारे पास उसको, तो बुक कीपिंग का मतलब है बुक को संभाल के रखना। संभाल के रखने से मतलब ये नहीं है हमारे पास कि मेज पे रख दी हमने बुक। संभाल के रखने से मतलब है हमारे पास हमने जो उसमें काम किया, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, जो लेन देन हमने किए हैं, उसको लिखना उसको, और उसको लिखने के बाद हमारे पास फिर आप उसको किसी निष्कर्ष के रूप में कि उसमें लाभ हुआ हमें या हानि हुई, उसको निकालने के लिए हमारे पास फिर अकाउंटेंसी में उसका प्रयोग करते हैं हम लेखा शास्त्र में। तो देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उसमें, जो आपके टर्म्स के रूप में यूज़ होता है हमारे पास जब हम कोई भी चीज़ हम बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है इसमें यूज़ किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली को। दोहरा लेखा प्रणाली से मतलब है हमारे पास किसी भी चीज़ के दो पक्ष होना। और दो पक्षों से मतलब है हमारे पास एक पक्ष होता है उसमें हमारे पास डेबिट, इसको हिंदी में कहेंगे हम ऋणी, और दूसरा पक्ष होता है हमारे पास क्रेडिट, इसको कहेंगे हिंदी में धनी। तो देखो बच्चों हमारे पास वैसे तो डेबिट क्रेडिट का कोई ज़्यादा मीनिंग इसमें है नहीं हमारे पास, लेकिन हम क्योंकि हमें एंट्री करनी होती है, किसी को हमें माइनस में दिखाना होता है, किसी को प्लस में दिखाना होता है। तो जब इसको बनाया गया हमारे पास अकाउंट्स को, क्योंकि जब इसका विकास हुआ हमारे पास इटली में इसका विकास हुआ, तो वहीं के वर्ड हैं ये आपके डेबिटम कहते हैं डेबिट को वहाँ पर, और क्रेडिट के मतलब क्रेडिट का मतलब था हमारे पास क्रेडिट उसमें। तो यहाँ पर केवल क्या है हमारे पास, केवल आपके लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन होंगी, वो जो हमारे पास डेबिट क्रेडिट करके दिखाना होता है वो केवल एक मीनिंग के रूप में है, केवल खाली उसको बनाने के लिए हमने केवल यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी पक्ष बनाए गए इसके, उसको एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है। तो कुछ वर्ड होते हैं हमारे पास जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें वो वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला होता देखो हमारे पास जब कोई हम ये शब्दावली है, ये अकाउंटेंसी की शब्दावली है हमारे पास। मतलब वैसे तो ये जो हम अकाउंट्स में वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं हमारे पास। तो पहले शब्द को हमारे पास जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास पार्टनर्स का या अकेले व्यक्ति का होना। तो एक होता है हमारे पास ओनर, उसमें प्रोप्राइटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मालिक। दूसरा है हमारे पास वो मालिक जब काम करता है हमारे पास तो उसको पैसा लगाना पड़ता है उसमें, तो जब वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है हमारे पास उसको कहते हैं हम कैपिटल। क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है जब बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसको कहते हैं व्यापार, ट्रेड भी कहते हैं इसको।
तो जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हमारे पास, तो हमें उसकी पूंजी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है उसमें, वो कहलाती है हमारी कैपिटल। क्योंकि जो भी पैसा आप लगाओगे, ठीक है ना, वो व्यापार के लिए हमारे पास, आपके लिए तो कैपिटल कहलाएगा, हमारे पास व्यापार के लिए वो एक तरह से कर्ज होता है, क्योंकि वो आपको वापस करना होता है व्यापार को, व्यापारी के लिए। चौथा होता है हमारे पास इसमें कैपिटल के बाद आपको उसका फिर यूज करना होता है उसमें। तो आप कुछ माल खरीदते हैं तो उसको कहेंगे हम परचेज। क्रय कह लो आप इसको, या माल का खरीदना। फिर है आपका, आप क्योंकि आप कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास माल हमने खरीदा, वो खराब निकल गया, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने में क्या होगा हमारे पास, उसको कहेंगे हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी कहते हैं हमारे पास इसको, और रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न मतलब है हमने खरीदा हुआ माल हम वापस करेंगे उसको, तो आउटवर्ड कहेंगे, परचेज आउटवर्ड, सॉरी है ना, क्योंकि आपका माल बाहर जाएगा वो। रिटर्न आउटवर्ड भी यूज करते हैं इसको। तो ये हो जाएगी आपकी क्रय वापसी, या कहते हैं इसको वाह्य वापसी। उसके बाद फिर हम करते हैं सेल्स, माल को बेचते हैं, तो ये कहलाती है आपकी विक्रय या माल को बेचना। उसके बाद है हमारे पास फिर ऐसे ही आपका, क्योंकि जब माल बेचते हैं हमारे पास तो वो भी खराब निकल जाता है कई बार, तो उसको माल को वापस करते हैं वो लोग, तो सेल्स रिटर्न कहलाता है। या फिर कहेंगे हमारे पास रिटर्न इनवर्ड, ये होता है आपका विक्रय वापसी। ये टर्म्स आपको हमेशा यूज करनी पड़ती हैं, इनके बिना आप अकाउंट्स को नहीं कर पाएंगे। ये आपको लर्न भी करनी है हमारे पास, और इनको समझना भी है हमें। उसके बाद फिर आता है आपका, जब आप उसको माल को खरीद बेच लेते हैं तो फिर आपको उस पर खर्चे करने पड़ते हैं। कुछ खर्चे होते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस के रूप में, तो उनको कहते हैं हमारे पास खर्चों को एक्सपेंसेस, खर्चे या व्यय। कुछ इनकम्स भी होती हैं उसके ऊपर, उनको कहते हैं इनकम्स, आय, या उसको कहेंगे हमारे पास प्राप्तियां। उसके बाद वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, खर्चों में आता है आपका सैलरी, रेंट, सैलरी को कहते हैं वेतन, रेंट को कहते हैं किराया। उसमें खर्चे बहुत सारे हैं, मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि बाद में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे बहुत सारे उनमें यूज़ होंगे वो अपने आप बीच बीच में आके, तो मैं वो बता रहा हूँ केवल जो जनरल एंट्रीज में आपको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। फ्रेट, कैरेज, कैरेज या कार्टेज भी कहते हैं इसको, ढुलाई, ऑक्ट्रोय,
या टोल टैक्स भी कहते हैं। अब इसका नया नाम टोल टैक्स है, चुंगी। उसके बाद है आपका, कई बार हम क्या करते हैं, माल को यूज़ करते हैं, तो माल में क्या होता है हमारे पास, जो शुरुआत में खरीदते हैं वो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो साल के अंत में बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो शुरुआत में हम जो बचता है हमारे पास माल, वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। ये वर्ड है हमारे पास जो आप बीच बीच में यूज़ करेंगे। स्टॉक कहते हैं आप रहतिये को, तो ये है प्रारंभिक रहतिया। और क्लोजिंग स्टॉक है आपका ये कहलाएगा अंतिम रहतिया। रहतिये को स्टॉक भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। इसको आपका स्कंद भी कहते हैं। स्टॉक के बारे में इसके क्लोजिंग होगा तो क्लोजिंग स्कंद कहेंगे, अंतिम स्कंद, और प्रारंभिक होगा तो प्रारंभिक स्कंद कहेंगे इसको। तो बच्चों ये कुछ मीनिंग है, और भी लिखवाता हूँ मैं, वो जो यूज़ होते टर्म्स आपकी जो हमारे पास जनरल एंट्रीज में यूज़ होंगी नॉर्मली, उनको मैं लिखवा रहा हूँ अभी आपको। तो नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन कहते हैं हमारे पास व्यवहार करने को। मतलब आप लेन देन अगर करते हैं, सिंपल भाषा में आपका वर्ड हो जाएगा लेन देन। ठीक है। उसके बाद है आपका एंट्री। एंट्री कहते हैं प्रवृत्ति को। फिर है गुड्स। गुड्स कहते हैं माल को। फिर है आपका उसमें एसेट्स। एसेट्स होती है संपत्तियां। संपत्तियों से मतलब है हमारे पास, संपत्तियों से मतलब है हमारे पास बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। ठीक है। मतलब जो पैसा हमारे पास हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, या उसके बदले में आप कभी भी उसको सेल करके कैश रिसीव कर पाएंगे उसको, तो वो कहलाती है हमारे पास संपत्तियां। और तो एक होता है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होते हैं दायित्व। मैं आपको अभी बैलेंस शीट बना के एक दिखाता हूँ, उसमें ये दोनों चीज़ें ही लिखी जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से मतलब होता है किसी व्यापार में आपको अगर उसकी आर्थिक स्थिति देखनी है, तो वो कहलाता है हमारे पास। तो बैलेंस शीट में ये दोनों चीज़ें ही आती हैं। तो मैं आपको अभी डिफाइन करके बताऊंगा क्या क्या संपत्तियां होती हैं उसके अंदर और कौन कौन से दायित्व होते हैं उसके अंदर। तो उसको हम बैलेंस शीट एक फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिखेंगे सारी, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। संपत्तियां कौन सी होती हैं, एसेट्स कौन सी होती हैं, और लायबिलिटीज कौन सी होती है, दायित्व कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एसेट लायबिलिटी के बाद एक वर्ड यूज होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स होते हैं अशोध्य ऋण।
अशुद्ध ऋण से मतलब है हमारे पास जब डेटर्स, हमारे पास डेटर्स से मतलब होता है देनदार। अशुद्ध ऋण का मतलब इसी से ही है जब डेटर्स हमारे पास पेमेंट ना करें, आपको समय निकल जाए उसका और बार बार मांगने पे भी अगर भुगतान ना करें तो हम उसको पैसे को मरा हुआ मान लेते हैं अपना, कि वो पैसा हमारा वेस्ट हो गया या वो अब मिलेगा नहीं हमें, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स हम। उसके बाद है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते हैं छूट को, छूट कह लो आप इसको या बट्टा कह लो। अब डिस्काउंट भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है कैश डिस्काउंट, अगर आप कोई माल नगद खरीदते हैं उसका भुगतान तभी करते हैं तो वो कहलाती है नगद छूट। और एक होती है व्यापारी छूट आपकी, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी छूट से मतलब है हमारे पास आप माल को खरीदते समय अगर आपको कोई छूट मिलती है, व्यापारी देता है आपको, तो उसमें क्या करता है हमारे पास, सपोज करो आप एक बुक खरीदते हैं तो बुक का प्रिंट ज़्यादा होता है हमारे पास, जब वो आपको दुकानदार आपको पैसे बताता है तो उसमें कुछ लेस करके बताता है वो आपको, तो वो क्या करता है हर कस्टमर को कम करके बताता है आपको। कोई भी जाएगा, बड़ा जाए या छोटा जाए, उसको वो उसकी कीमत उतनी ही बताएगा आपकी, तो उसे कहलाती है व्यापारी छूट। मतलब वो ट्रेड में ही शामिल है आपकी, मतलब उस व्यापार में ही शामिल है कि आपको वो चीज़ इतने % कम की मिलेगी, तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, आप व्यापारी छूट। एक होते हैं आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहते हैं लेनदार को, जब आप किसी को माल बेचते हैं और बदले में वो पेमेंट करता तो वो कहलाता है देनदार, डेटर्स। लेकिन अगर आप माल खरीदते हैं और खरीदने पे उधार खरीदते हैं उससे, ठीक है ना, उधार को कहते हैं क्रेडिट हम। क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। तो जो उधार माल हम बेचते हैं या खरीदते हैं, हमारे पास बेचते हैं तो उसके डेटर्स कहलाते हैं वो आपके, और अगर हम खरीदते हैं उधार तो वो क्रेडिटर कहलाते हैं। ये क्रेडिट परचेज है, उधार क्रय। उसके बाद हमारे पास यूज होता है उसमें बंद कर लो कमीशन है। कमीशन कहते हैं हमारे पास जब कोई माल खरीदा भी जाता है तो बीच में हम एजेंट रखते हैं, हम उसमें एजेंट कहते हैं अभिकर्ता को। तो जो माल बिकवाने सेलिंग एजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसके बीच में जो पैसा होता है हमारे पास, जब वो माल को बिकवाते हैं तो कमीशन लेते हैं अपना। उसके बाद आता है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो दो तरह का होता है हमारे पास। एक ड्राइंग्स होता है हमारे पास कैपिटल से पैसा निकालना, बिजनेसमैन ने अपनी पूंजी लगाई और पूंजी में से उसे जरूरत पड़ी तो उसे वो पूंजी निकाल ली, ठीक है, तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। एक होता है आपका लाभ हुआ और लाभ में से आपने कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। मतलब मेनली क्या होता है, ड्राइंग्स होता है पर्सनल यूज़ में पैसा निकालना। तो ये कहलाएगा पर्सनल यूज़। मतलब पर्सनल यूज़ में आकर आप कोई भी चीज़ पैसा निकालते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग्स आपका। इसको कहते हैं आहरण या कहते हैं निजी व्यय। तो उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हैं हमारे पास, जैसे एसेट्स को यूज़ किया था हमने, ठीक है ना। तो एसेट्स में क्या होता है हमारे पास दो तरह की एसेट होती हैं, होती तो हमारे पास कई प्रकार की हैं, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो दो तरह की यूज़ करते हैं। एक होती है फिक्स एसेट्स। फिक्स से मतलब होता है हमारे पास जो एसेट्स लंबी अवधि के लिए होती है, हमारे पास 12 महीने से अगर ज़्यादा के लिए आप यूज़ करते हैं उसको, तो वो कहलाती है स्थायी संपत्तियाँ।
और छोटी अवधि के लिए होती हैं, 12 महीने के अंदर आप उसको खरीद के बेच देते हैं, तो वो होती है आपकी करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। उसके बाद आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट, विनियोग। एक हम जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो हम उसके बीच में नरेशन डालते हैं। नरेशन का मतलब होता है उस एंट्री के बारे में बताते हैं, वो हमने एंट्री किस लिए बनाई, ठीक है, तो वो कहलाती है नरेशन। उसके बारे में आप टिप्पणी देना एक तरह से। उसके बाद आपका होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहते हैं बीमे को। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं व्यापारिक व्यय। इसे कहेंगे वाउचर है हमारे पास, प्रमाणक, या कह लो वाउचर आप इसे। वाउचर क्या होते हैं हमारे पास? वाउचर होते हैं हमारे पास जब आप कोई लेन देन करते हैं हमारे पास, तो वो दुकानदार एक बिल बना के देता है आपको, ठीक है। वो बिल जो होते हैं हमारे पास उनको ही हम प्रमाणक कहते हैं, क्योंकि वो प्रमाण के रूप में रखे जाते हैं, वो लगाए जाते हैं फाइलों में कि आपने कोई खर्चा किया, उसका बिल काट के दिया, उस बिल को लगाना होता है, तो वो प्रमाणक कहलाते हैं हमारे पास वाउचर। उसके बाद हमारे पास यूज होता है कैश। तो कैश इन हैंड होता है हमारे पास, जो आपके पास पैसा रखा होता है, रोकड़ हाथ में। एक होता है कैश एट बैंक, रोकड़ बैंक में। उसके बाद है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। जब हम कोई काम करते हैं तो या तो उसमें लाभ होगा आपको या उसमें हानि होगी। तो प्रॉफिट को लाभ के रूप में दिखाते हैं और हानि को लॉस के रूप में दिखाते हैं। तो मैंने ये बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको लिखवा दिए इसमें, ठीक है। एक होता है हमारे पास इसमें इंसॉल्वेंट, दिवालिया। दिवालिया से मतलब है हमारे पास कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना दायित्व जो है पूरा नहीं कर पाता, हमारे पास अपनी लायबिलिटी को भुगतान नहीं कर पाता है, तो या तो वो अपने आप को खुद को इंसॉल्वेंट करा लेता है, दिवालिया करवा लेता है, या फिर उसके क्रेडिटर्स जो लेनदार होते हैं वो उसके लिए करा लेते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं कोर्ट में और उसको इंसॉल्वेंट कराते हैं। जो उसकी संपत्तियां होती हैं वो बिकने के बाद उनको जो पैसा मिलना होता है उसको दिखा दिया जाता है उसमें, तो उनको रिसीव हो जाता है वो। उसके बाद हमारे पास लोन्स हैं, ऋण। अगर हम कोई कर्ज लेते हैं, ठीक है ना, बोरोइंग भी कहते हैं इसको, उधार लेना। सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं विविध व्यय, अलग अलग प्रकार के अगर व्ययों को मिसलिनियस भी कहते हैं इसको,
मिसलेनियस के रूप में भी दिखा देते हैं। जर्नल कहते हैं इसको, या रोजनामचा। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, हमारे पास डेली जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको इसमें दिखाते हैं जर्नल के एंट्री में। तो जर्नल अब आगे हम जब बनाएंगे, इसको बनाएंगे, जो हमने वर्ड लिखे हैं ये वर्ड इसीलिए हमने देखे हैं, हमारे पास जो हम एंटिया यूज़ करेंगे उसमें इन वर्डों का प्रयोग होगा उसमें, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे वर्ड आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। और बाकी अभी बैलेंस शीट बनवाता हूँ, बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स और लायबिलिटी लिखवा देंगे उसके साथ ही, और उसके बाद आपको मैं आगे समझाना शुरू करता हूँ। एक दो वर्ड और थे आपके वो डेबिट क्रेडिट वाले, मैंने लिखवा तो दिए थे वहाँ पर। ये डेबिट होता है हमारे पास ऋणी, और एक क्रेडिट होता है धनी। ये ट्रांजेक्शन्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपको लिखवा दिए हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो आगे बढ़ा देंगे, उसमें अब समय समय पे याद आते रहेंगे तो बताते रहेंगे उसको, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है आपकी। अब बैलेंस शीट जो होती है हमारे पास दो तरह से लिखी जाती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास तरलता के आधार पे, लिक्विडेशन में। तरलता से मतलब है हमारे पास मतलब जो कैश है हमारे पास, जो जल्दी जल्दी रिसीव होता है हमारे पास, उसको पहले दिखाते हैं, और जैसे जैसे उसकी लंबा अवधि का हो जाता है हमारे पास, उसको बाद में दिखाते हैं। वो तरलता कहलाती है आपकी। एक होता है परफॉर्मेंस के आधार पर। परफॉर्मेंस के आधार पर लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास स्थिरता, स्थिरता के आधार पर। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, हमारे पास आइटम वही रहते हैं, सिर्फ लिखने का क्रम बदल जाता है। तो जो तरलता वाले में तरलता वाली चीज़ों को पहले लिखते हैं शुरुआत से, और स्थिर वालों में स्थिरता वाली को जो पहले, तो वो नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, ऊपर वाली चीज़ें नीचे चली जाती हैं उसमें। तो मैं आपको नॉर्मली लिखवा रहा हूँ खाली, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको तरलता वाले आधार पे लिखवा देता हूँ इसको, ठीक है ना। उसको अगर आप पलट दोगे तो फिक्स वाले आधार पे हो जाएगी वो। चार कॉलम होते हैं इसमें। ये होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल। इसमें लायबिलिटीज भी सारी आती हैं और कैपिटल भी इसी में लिखी जाती है। और इसमें होती है हमारे पास एसेट्स। ये अमाउंट है आपकी डेबिट अमाउंट, और ये है आपकी अमाउंट क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं हम, और डेबिट को DR लिखते हैं। तो इनको कहेंगे हम संपत्तियां, और इसको कहलाएंगे आप पूंजी और दायित्व। ये पूंजी है आपकी और ये दायित्व है आपके। तो क्योंकि मैंने लिक्विडेशन यूज़ किया हमारे पास, तो लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग आप हमको उसको लिखते हैं। तो लिक्विडेशन में क्या होता है हमारे पास, जो जल्दी जल्दी कैश रिसीव होता है आपका, उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका
बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हमारे पास? बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का मतलब है हमारे पास अगर हम बैंक से अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, ये केवल सुविधा करंट अकाउंट में दी जाती है। जो चालू खाता हम खोलते हैं तो अगर व्यापारी को कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से उधार ले लेता है और वो करंट अकाउंट में एक सुविधा दी जाती है, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने बैंक से ज़्यादा ड्राफ्ट कर लिया है तो वो कहलाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। उसमें फिर दिखाएंगे आप उसमें शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन से होता है छोटी अवधि का लोन होता है हमारे पास, अल्प अवधि लोन। ये कहलाएगा आपका देवी पत्र। सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार। फिर उसके बाद आता है इसमें हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्व है, ये फिक्स आइटम है इसमें, क्योंकि इसकी ये कंडीशन है हमारे पास बैलेंस शीट की, इसमें अपनी अपनी चीज़ें फिक्स रहती हैं बिल्कुल, तो वो फिक्स चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होती हैं। एक होता है अनअक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित से मतलब है हमारे पास जो हमने कमा ली है एडवांस के रूप में हमारे पास मिल गई है, तो वो एडवांस के रूप में जब मिल जाती है तो हमारी लायबिलिटी रहती है। जब तक आप उस काम को कर नहीं देंगे उसके, तब तक वो अनुपार्जित कहलाएगी। मतलब आपकी उगाई हुई तो है लेकिन आपको, क्योंकि हमने आप काम नहीं किया उसका, तो हमारी नहीं है वो, तब तक लायबिलिटी के रूप में यहाँ पे दिखाते हैं। ये आउटस्टैंडिंग भी सेम यही है कि आपने किसी से काम करा लिया कोई और उसको उसके पैसे नहीं दिए आपने, तो वो अदत हो जाता है, हमारे ऊपर लायबिलिटी रह जाती है। जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटी के रूप में दिखाई जाएगी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के रूप में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, सामान्य संचय से मतलब है हमारे पास अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व के रूप में भी दिखाते हैं, रिजर्व बहुत सारे होते हैं आपके, तो ये सामान्य संचय है हमारे पास। इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है हमारे पास, प्रोविडेंट फंड्स हैं, ये कर्मचारी के लिए होता है प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आपकी कैपिटल है, कैपिटल में आप यहाँ पे पूंजी दिखाते हैं, और पूंजी में क्या करते हैं हमारे पास इसमें यहाँ पर दिखाने के बाद आप उसको इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और नेट लॉस को माइनस कर देते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो ये आइटम डालने के बाद आप चारों फिर इस टोटल को बाहर लिख देते हैं, तो ये आइटम आपके सारे बाहर आ जाएंगे। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए आपका, जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए यहाँ पर, ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए हमेशा। बैलेंस शीट का ये रूल है हमारे पास कि ये चीज़ें हमेशा इक्वल आएंगी आपकी। अब यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास लिक्विडेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास वो कैश जो आपके हाथ में है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो छोटी अवधि का इन्वेस्टमेंट होता है आपका। बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है आपका लंबी अवधि का, लॉन्ग टर्म जो होता है। फिर उसके बाद और एसेट्स आती हैं आपकी, उसमें आता है हमारे पास गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, और एक क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट में आता है, ऊपर ही लिख सकते थे आप उसको, वो छूट गया मेरे से तो मैंने आपको नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी हमारे पास, और भी हो सकती हैं एसेट्स, मैंने सिर्फ वो लिखी जो हमारे पास नॉर्मली यूज़ होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रोकड़ हाथ में, ये हो जाएगा रोकड़ बैंक में, खाली बैंक भी लिख सकते हैं आप इसको, ये हो जाएगा अल्प अवधि के विनियोग। तो इनको मार्केट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, इसका एक नाम और भी है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बाजारी प्रतिभूतियाँ। फिर ये है आपका प्राप्य विपत्र, जब आप कोई उधार माल खरीदते बेचते हैं तो बिल लिखे जाते हैं उसके बदले में, जब तक वो भुगतान नहीं होता उसका, ये कहलाएगा आपका विविध देनदार। ये हो जाएगा आपका अग्रिम व्यय या अग्रिम खर्चे। ये हो जाएगा आपका उपार्जित आय। उपार्जित आय से मतलब है आपने कमा ली, आपको प्राप्त नहीं हुई है। अग्रिम से भी मतलब यही है हमारे पास एडवांस में आपको कोई खर्चा आपने पे कर दिया किसी को, तो जब तक आपका वो काम नहीं करेगा तब तक वो आपके लिए एसेट्स कहलाएगी। फिर है विनियोग, ये है आपके गुडविल कहते हैं ख्याति को, ये अलग अलग वर्ड हैं। पेटेंट कहते हैं पेटेंट को, और ट्रेडमार्क को कहते हैं आपका ट्रेडमार्क। ये है आपका भूमि में भवन,
ये हो जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। ये हो जाएगा फर्नीचर एंड फिटिंग। ये हो जाएगा आपका अंतिम रहते। मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था ये। तो ये आपकी कुछ संपत्तियां थी, हमारे पास एसेट्स थी। और ये लायबिलिटी थी। एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, हम बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं कि उस व्यापार की आर्थिक स्थिति हमें पता चल जाए कि व्यापार किस कंडीशन में चल रहा है, उसके पास कितने दायित्व हैं भुगतान करने के लिए और कितनी संपत्तियां हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ये थी बैलेंस शीट हमारे पास। लेकिन इनका यूज़ होता है, मैंने आपको पहले इसलिए बताई, हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे, इसका एक पूरा चैप्टर आएगा जिसमें आपको इसको दिखाना होता है बार बार बना के। लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताना था मुझे। तो ये लायबिलिटीज़ होती हैं, आपको याद करनी है ये आपको। ये एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं आपकी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये इन सबको पहले ढंग से लर्न कर लें। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जनरल एंट्रीज किस प्रकार होती हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको लिखवाए हैं, ये जो आपके डिटेल्स लिखवाई है मैंने आपको, ये केवल लर्न करनी है आपको, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो बच्चों आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको इन वर्डों से काफ़ी आसानी होगी आगे पढ़ने में। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें इसके ऊपर कि आपको किस तरह की चीज़ें और चाहिए इसमें। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है हमारे पास साइंस बैकग्राउंड से आते हैं कॉमर्स में, कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो अकाउंट्स 10th से पढ़ता रहता है बच्चा यूपी बोर्ड में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बच्चा नया आता है, साइंस से आता है, आर्ट्स स्ट्रीम से आता है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो भी आप इनको याद करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और ये लर्निंग हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे आपकी अब, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, हम चाहते हैं कि वो बच्चे को उसको सफ़र ना करना पड़े। तो आप ध्यान से मेरे साथ बने रहें, जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलती रहेंगी आगे आने वाले समय में। तो आपका जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट रहेगा स्कूल के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।